Hello everyone. In this video, we will study about Muhammad bin Tughlaq, who was the second ruler of Tughlaq dynasty. And the previous video, we have studied about Ghiyasuddin Tughlaq, who was the first ruler of Tughlaq dynasty and the founder of Tughlaq dynasty. And we studied that when Ghiyasuddin Tughlaq was dead, after that Muhammad bin Tughlaq ascended the throne and became the Sultan of Delhi Sultanate. So, in this video, we are gonna study in detail about Muhammad bin Tughlaq, whose reign was from 1325 AD to 1321 AD. Sorry, ये wrong हुआ है यहाँ पे. This is 1351 AD. Okay, 1325 to 1351 AD. The second ruler of the Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq, also Prince Fakr Malik Juna Khan, Ulugh Khan, died 20 March, was the Sultan of Delhi from 1325 to 1351. He was the eldest son of Ghiyasuddin Tughlaq, the founder of the Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq, जिसके दूसरे नाम प्रिंस, उसका जो रियल नेम था वो प्रिंस फ़खर मलिक जोना खान था, और उसका अनदर टाइटल था उलूग खान, जिसकी डेथ हुई 20 मार्च 1351 में. ठीक है, 20 मार्च 1351 में उसकी डेथ हो गई. एंड वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1325 टू 1351, और जो 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था. ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, और वो गियासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था. द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था. कौन? गियासुद्दीन तुगलक. उसका सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली इन फरवरी 1325 AD. और जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फरवरी 1325 AD में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जो थ्रोन था उस पर अपना कब्जा कर लिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया. इसामी स्टेट हिम एज अ एथियस्ट. इसामी हु वॉज अ क्रॉनिकलर, ठीक है, ही स्टेट हिम state him as atheist. Okay, he state him as atheist. और सेकंड याजीद, जो इसामी है वो उसको एक एथियस्ट मानता है, यानी कि विधर्मी मानता है, और उसको सेकंड याजीद भी बोलता है. एंड इन राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन, he is described as वर्ड्स खान. ओके, एक इंस्क्रिप्शन है राजमुंदरी जिसमें उसको वर्ड्स खान डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि संसार का खान. ठीक है, वर्ड्स खान किसमें? राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन में. और अकॉर्डिंग टू इसामी, व्हेन मोहम्मद तुगलक became the king, after that he declared that every old man in his state is like his father. Every old man in his state was like his father, and every young man is like Bahram Shah, his brother. And his teacher name was Kutlug Khan.
हिज टीचर नेम वॉज कुतलुग खान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्फिंस्टन he was a mad sultan. According to Elphinstone, he was a mad sultan. So now let's study in detail. His real name was Malik Fakhruddin Juna Khan. उसका असली जो नाम था वो मलिक फखरुद्दीन जूना खान था। And he got so many titles like उलूग खान, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मोहम्मद, और उसने बहुत सारे टाइटल धारण किए थे लाइक उलूग खान, अल सुल्तान जिली अल्लाह और मोहम्मद। जब वो रूलर बना था, व्हेन ही ascended the throne, after that he hold the title मोहम्मद। इसीलिए उसको जब से वो सुल्तान बना उसके बाद से उसको मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाने लगा। एंड हिज कोरोनेशन हैज़ बीन हेल्ड एट बलवन्स रेड पैलेस, और जो उसका कोरोनेशन हुआ था वो बलवन के लाल महल में हुआ था। एंड ही वॉज द प्रीडिसीजर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, जैसे कि हम सभी जानते हैं वो किसका प्रीडिसीजर था, गयासुद्दीन तुगलक का। एंड हिज सक्सेसर वॉज फिरोज शाह तुगलक, और उसका सक्सेसर था, उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था जो उसका कजिन था। तुगलक क्रिएटेड अ न्यू सेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल टू असेस द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एरिया। देयर अकाउंट हेल्प द ऑडिट इन द ऑफिस ऑफ द वजीर। और तुगलक ने जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, रेवेन्यू सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल जो एरिया था उसमें बहुत सारे सुधार किए, और वो उससे जो था वज़ीर को अकाउंट को ऑडिट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारे बातें कही गई हैं। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, कोई उसको पागल बताता था, कोई उसको बहुत ज़्यादा ब्लड थर्स्टी बताया है किसी ने, और किसी ने उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया है। मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थी, और उसमें बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं सबके अलग अलग विचार हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान रहे हैं, जितने भी रूलर रहे हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, उसको प्रेज्ड भी किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रही है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। Muhammad had been described as a inhuman, eccentric, with bizarre character by the account of visitor during his rule. He is also known for wild policy swimming. Muhammad ascended to the Delhi throne upon his father's death in 1325. He was interested in medicine and was skilled in several languages: Persian, Arabic, Turkish, and Sanskrit. Ibn Battuta, the famous traveler and jurist from Morocco, was a guest of his court and wrote about his suzerainty in his book. जो मोहम्मद बिन है उसको बहुत ज़्यादा इनह्यूमन, एक्सेंट्रिक और बहुत ज़्यादा बिजार कैरेक्टर के रूप में अकाउंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। मतलब उसको बताया बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक पर्सन था, और मतलब किसी की नहीं सुनता था, अपनी चलाता था, जो उसको करना होता था वो किया करता था, और जो भी मन में आई वही उसने मतलब योजना बना दी, प्लान चला दिए, पॉलिसी बनाई, किसी की नहीं सुनी, जिससे कि जो पब्लिक थी उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसकी जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा वाइल्ड मानी जाती है, एकदम अचानक से, ना कोई प्लानिंग करता था, कहते थे, मतलब जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा है कि वो ना कोई प्लानिंग करता था, अचानक से पॉलिसी बना देता था, और उसके बाद सारी जो पब्लिक थी उसको बहुत ज़्यादा उनसे परेशानी होती थी। मोहम्मद ने 1325 में जो थ्रोन था उसको असेंडेड किया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एंड वॉज स्किल इन सेवरल लैंग्वेज, और उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। यानी कि कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उनमें जितने भी सुल्तान हुए, रूलर हुए, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो पर्सन था, एजुकेटेड रूलर जो था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सब क्या हुई, फेलियर हुई। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो किंग है सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, वो मोहम्मद बिन तुगलक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है उसके बारे में। लाइक पर्शियन, अरेबिक, टर्किश एंड संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी उसे।
और इब्न बतूता जो एक मोरक्कन ट्रैवलर था, वो इसके कोर्ट में मोहम्मद बिन के तुगलक के कोर्ट में रहता था और उसने उसकी सोवरेनिटी के बारे में बुक में लिखा है। तुगलक वॉज अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम मेंटेनिंग हिज 5 prayers ड्यूरिंग अ डे, यूज्ड टू फास्ट इन रमदान। और जो तुगलक था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुस्लिम था। वो दिन के में 5 बार नमाज करता था और रमज़ान के महीने में फास्ट भी रखा करता था। अकॉर्डिंग टू 19th century सी ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टैनली लैनपूल, apparently courtesans had hailed Tughlaq as a man of knowledge and had an interest in subjects like philosophy, medicine, mathematics, religion, Persian and Urdu, हिंदुस्तानी पोएट्री। और जो 19th सेंचुरी के हिस्टोरियन हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टैनली लैनपूल, उन्होंने कहा है जो तुगलक था उसका जो कोर्ट था वो एक हेल्ड के समान था। मतलब तब भी वो जो था एक मैन ऑफ नॉलेज था, यानी कि एक नॉलेज से भरा हुआ मनुष्य था। और उसके जो इंटरेस्ट थे वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी हो गया, मेडिसिन हो गया, मैथमेटिक्स हो, रिलीजन, पर्सियन, उर्दू, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ही हैज़ इंटरेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। और उसको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, उसको हर फील्ड की नॉलेज थी। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड पर्सन था वो। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, हिज पर्सनैलिटी वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटी। और जो स्मिथ हैं हिस्टोरियन, उन्होंने कहा है जो उसकी पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा अपोजिट क्वालिटीज़ का मिक्सचर था वो बहुत ज़्यादा। उसमें अच्छी भी चीज़ें थी और उसी की बुरी चीज़ें भी इक्वल थी। मतलब सब क्वालिटी गुड एंड बैड्स जो थे उसकी पर्सनैलिटी में मिक्स थे। And now this is the question, what were the title of Muhammad Tughlaq? You can answer in comment box. In his medieval India, he was perfect in the humanities of his day, a keen student of Persian poetry, a master of style, supremely eloquent in an age of rhetoric, a philosopher trained in logic and Greek metaphysics, with whom scholars feared to argue, a mathematician and lover of science. As you can see, देखो वो जो मेडिवल इंडिया थी वो पूरा ह्यूमैनिटीज़ थी, उनमें पूरा परफेक्ट था। उस टाइम की जो ह्यूमैनिटीज़ होती थी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते थे, उनमें पूरा परफेक्ट था। एक कीन स्टूडेंट था, पर्शियन पोएट्री उसको आती थी, मास्टर ऑफ स्टाइल था और वो इतना अच्छा था बोलने में। इलोक्वेंट ऑफ एन एज ऑफ रेदरिक था, मतलब अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतना एफिशिएंट था कि मतलब जो लोग थे वो उसके सामने बोलने से, उसके साथ आर्ग्यू करने से डरते थे। जो स्कॉलर होते थे वो उससे आर्ग्यू नहीं कर पाते थे। इतना इंटेलिजेंट था, इतने अच्छी तरह अपने विचारों को रखता था दूसरों के सामने। फिलोसफर ट्रेनिंग इन लॉजिक में ट्रेन था पूरा। ग्रीक मैथाफिजिक्स आती थी उसको, इसलिए सारे जो इतनी मतलब उसे नॉलेजफुल पर्सन था, वो इतना नॉलेजेबल पर्सन था कि अच्छे अच्छे स्कॉलर जो थे वो उसको आर्ग्यू करने में, उससे डिबेट करने में कतराते थे और नहीं करते थे। वर्नी हैज़ रिटन दैट तुगलक वांटेड द ट्रेडिशन ऑफ द नुबुआ टू बी फॉलोड इन हिज किंगडम। और वर्नी ने लिखा है कि जो तुगलक है वो अपनी किंगडम में जो नुबुआ का ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना चाहता था। नुबुआ मतलब जो इस्लाम के प्रीचर्स होते हैं और मतलब इस्लाम का जो शिक्षाएं हैं उनको फैलाना, कि सब लोग उसको पालन करें, वो ऐसा चाहता था। ये बर्नी ने स्टेट किया है, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम मोहम्मद पर्सनैलिटी वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटी। यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स। इवन दो ही डिड नॉट बिलीव इन mysticism, Chandra stated that he respected the Sufi saint, which is evident from the fact of his building of the mausoleum of the Saint Nizamuddin Aulia at the Nizamuddin Dargah. Critics have called him hasty in nature, owing to most of his experiments failing due to lack of preparation. और यहाँ तक कि वो जो है मिस्टिसिज्म में जो रहस्यवाद होता है, सूफीवाद है, उसमें कोई विश्वास नहीं करता था। तब भी जो चंद्रा हैं, सतीश चंद्रा हैं, उन्होंने स्टेट किया है जो निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, उनके लिए उनका मकबरा मौजोलियम जो है वो बनवाया है। कहाँ पे? निजामुद्दीन दरगाह में बनवाया है। यानी कि वो मिस्टिसिज्म में विश्वास नहीं करता था, तब भी उसने निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अपने आप बनवाया।
और जो क्रिटिक हैं वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि उसका जो नेचर था बहुत ज़्यादा हैस्टी था, एकदम से बहुत जल्दी से निर्णय ले लेता था, और बहुत सारे इसीलिए उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस लिए फेल हुए, क्योंकि उसमें लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, यानी कि उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपना किसी की भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं की थी, इसीलिए उसके सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हो गए। इब्न बतूता हैज़ ऑल्सो रिटन दैट ही डिपेंडेड ऑन his own judgment and rarely took advice from others, and has also criticized him for his giving and excessive gifts and harsh punishment। और जो इब्न बतूता है उसने लिखा है कि वो एकदम से जब जजमेंट लेता था तो कभी किसी की एडवाइस नहीं लेता था, इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, और उसको उसके बहुत ज़्यादा डोनेट करने की पॉलिसी, जो उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने की, और उसका हार्श जो पनिशमेंट सिस्टम था उसके लिए भी उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, जब भी उसे कोई जजमेंट लेना होता था तो जैसे उसके जो भी अधिकारी होते थे, जो ऑफिशियल होते थे, उनसे किसी से भी वो डिस्कस नहीं करता था, जो उसका मन करता था वो तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट जो है डिसीजन लेता था, और कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं होती थी, कोई प्लानिंग नहीं होती थी पहले से, इसलिए उसके जो ज़्यादातर जो प्लानिंग थी, जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हुए, और उसके बहुत ज़्यादा दान देने की आदत से और बहुत ज़्यादा उसका पनिशमेंट था बहुत ज़्यादा टिपिकल था, इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इब्न बतूता के। ही वॉज फेमस बिकॉज वेन एवर अ गिफ्ट वॉज बेस्टॉव्ड upon him, he would give him gift worth 3 times and value to show his stature। और वह इसलिए भी फेमस था, जब भी उसे कोई गिफ्ट दिया जाता था, कोई उसको गिफ्ट देता था तो वो उसके बदले उसको 3 गुना ज़्यादा महंगा वैल्यू का गिफ्ट देता था, अपना स्टेचर दिखाने के लिए। ठीक है, कि हाँ भाई मेरी इतनी अच्छी पोजीशन है, मैं राजा हूँ, और मैं मतलब अगर तुम मुझे दोगे मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें दान दे सकता हूँ, गिफ्ट दे सकता हूँ। इसलिए some historians state him as unfortunate, idealistic and bloodthirsty king, but based on psychology, Ishwari Prasad and Gardiner have denied that he was an insane murderer and visionary sultan। और जो कुछ हिस्टोरियन हैं वो उसे एक आइडियलिस्टिक एंड रक्त पिपासु यानी कि ब्लड थर्स्टी और एक पागल आइडियलिस्टिक आदर्शवादी जो राजा हैं वो बताते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पे मनोविज्ञान के आधार पर ईश्वरी प्रसाद ने और गार्डिनर ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो पागल था या फिर मर्डर था या फिर विजनरली यानी कि खाली सपने देखने वाला सुल्तान नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और उसने जो सारी अपनी प्लानिंग की थी बिल्कुल सोच समझ के की थी, ये ईश्वरी प्रसाद और गार्डिनर ने कहा है। कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर एज वर्नी, इसामी एंड इब्न बतूता हैड इंटरप्रेटेड दैट वन एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और जो कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर थे लाइक बर्नी हो गया, इसामी हो गया, इब्न बतूता हो गया, उन्होंने सिर्फ उसका एक साइड जो उसकी पर्सनैलिटी थी उसका सिर्फ एक पक्ष का वर्णन किया है, मतलब सिर्फ एक तरफ का उसका मतलब क्या कहते हैं आंसर दिए, मतलब उनको बताया है कि एक साइड किसी का भी एक पक्ष होता है, 2 साइड होते हैं, तो हर उसके बस एक साइड को ही उजागर किया है, लेकिन उसकी दूसरी साइड के बारे में ज़्यादा नहीं कहा है। दे वर इन्फ्लुएंस बाय देयर बेनिफिट, और वो मोस्टली अपने अपने बेनिफिट से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इन द प्रेजेंट बर्नी स्टेट दैट ही एडोर मोहम्मद, बट व्हेन ही केम इनटू द पास्ट ही हैड नथिंग देन हेट फॉर हिम। और क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब बर्नी उसके राज्य में उसके कोर्ट में रहता था तब वो मोहम्मद तुगलक को बहुत अच्छा बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसे मतलब लव एडोर होता है उसके लिए। लेकिन जब वो पास्ट में आ जाता है, जब मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है और फिरोज तुगलक के दरबार में आता है, तो वो उसको सिर्फ घृणा के लिए बोलता है, मतलब कि मैं सिर्फ घृणा करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक से। तो इससे प्रूफ होता है कि जितने भी कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर थे उन लोगों ने अपने अपने बेनिफिट से इन्फ्लुएंस होकर उसके बारे में लिखा, किसी ने भी एक निष्पक्ष जो राइटिंग होती है, हिस्ट्री होती है, उसको नहीं लिखा। ठीक है, जैसा जैसा उनकी सिचुएशन थी उनके अकॉर्डिंग वैसा उन्होंने लिखा। ब्राइट साइड, नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज ब्राइट साइड ऑफ कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसके कैरेक्टर में क्या ब्राइट साइड थे ना। इन द एज ऑफ ड्रंकनेस एंड डेवोचरी ही वॉज सिंगुलरली फ्री फ्रॉम दीज वाइसेस। और जब जिस टाइम वो राजा था उस टाइम क्या होता था, सब शराब पिया करते थे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अय्याशियों में मस्त रहा करते थे सारे राजा, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल, इन सारी गलतियों से, इन सारे बुरी चीज़ों से बिल्कुल मुक्त था। ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरसिटी, और वो उसकी जेनरसिटी के लिए माना जाता था।
ही वॉज अ पैट्रन ऑफ लर्न स्कॉलर, और वो जो स्कॉलर होते थे उनका पैट्रन था, मतलब बहुत अच्छे, उसके दरबार में इतने अच्छे अच्छे स्कॉलर रहा करते थे, उनका रक्षा करने वाला, मतलब उनका संरक्षक था। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इनिशिएटिव, ही वॉज अ डैशिंग एक्सपेरिमेंटर हु वुड revert back if he got convinced that the experiments so launched were not productive। और वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव पर्सन था, उसने इतने नए नए एक्सपेरिमेंट किए उसके राज्य में, उसके समय में, जो कि ये कन्विंस करते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकता है। ही गॉट कन्विंस दैट द एक्सपेरिमेंट सो लॉन्च वर नॉट प्रोडक्टिव। इसको कोई भी नहीं मान सकता, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किए थे कि वो प्रोडक्टिव नहीं थे। उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए सारे प्रोडक्टिव थे। ये तो एक पता नहीं क्या कमी थी कि जिससे कि उसके एक्सपेरिमेंट थे वो सफल नहीं हो पाए, बल्कि लेकिन उसने जो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे वो दूसरे स्टेट थे, दूसरे देश थे, उनमें बहुत ज़्यादा सफल रहे थे, तभी वहाँ से उसने एग्जाम्पल लेके अपने स्टेट में उन चीज़ों को किया, लेकिन यहाँ पे वो सफल नहीं हो पाए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द तुगलक वांटेड द ट्रेडिशन ऑफ द नुब्वा टू बी फॉलोड इन हिज किंगडम। यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स। उसके ब्राइट कैरेक्टर में और क्या आता है? ही वॉज एन इंटेलिजेंट रूलर, ही वॉज एन एजुकेटेड रूलर, उसको हर चीज़ का ज्ञान था, इतनी सारी लैंग्वेज आती थी उसको, हर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, पर्शियन, अरेबिक, हर चीज़ का उसको नॉलेज थी, सब इतना इंटेलिजेंट था। कहा जाता है कि पूरे जो दिल्ली सल्तनत है सारे रूलर्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक वही था। ये सारे जो है उसके कैरेक्टर की ब्राइट साइड हैं। एंड dark side of character of Muhammad Tughlaqs are: the first one, Muhammad was very selfish and felt no hesitation in killing his father through conspiracy। कि मोहम्मद तुगलक जो था बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और उसने अपने पिता को मारने में भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ, जैसा कि कॉन्स्पिरेसी में कहा जाता है। कुछ जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं ऐसा कि उसने अपने पापा को मारा था। एंड सेकेंड वॉज ही वॉज अ विजनरी एंड ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वो एक विजनरी किंग था, मतलब सिर्फ हवाओं में सपने बनाता रहता था, इल्यूजन क्रिएट करता रहता था और वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। थर्ड वन, ही वॉज ओवर एम्बिशियस, वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस था। ही डिज़ायर टू फाउंड अ न्यू रिलीजन, और उसने एक नया रिलीजन फाउंड करने की उसकी डिज़ायर भी थी, जैसे कि अलाउद्दीन की ने डिज़ायर की थी एक नया रिलीजन फाउंड करने की, इसकी भी ऐसी डिज़ायर थी। ही वॉज अ पुअर प्लान एग्जीक्यूटर, और जो वो प्लानों का जो एग्जीक्यूट करता था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेल होता था, मतलब जो भी उसने प्लान बनाए बहुत ज़्यादा बेकार पिट गए वो। हिज प्लान टू टोकन करेंसी एम्प्टीड द स्टेट ट्रेजरी, और जो उसने न्यू टोकन करेंसी चलाने का एक प्लानिंग की थी उससे उसका जो ट्रेजरी थी वो पूरी ख़त्म हो गई, चौपट हो गई थी। ही वॉज वेरी स्टबर्न एंड विंडिक्टिव, ही एडोप्टेड stringent measure on the people of Doab when they refused to pay the taxes। और बहुत ज़्यादा घमंडी था, बहुत ज़्यादा स्टबर्न था, और मतलब ऐसे ऐसे मेजर लेता था जब दोआब में वहाँ पे क्या कहते हैं सूखा पड़ गया था और कोई फसल नहीं हुई थी अच्छी तरह से, वहाँ पे फसलें नहीं हुई थी, उसने उसके बाद भी वहाँ के जो पेजेंट थे, वहाँ के जो फार्मर थे उनसे टैक्सेस लिए, और जो टैक्स नहीं देता था उनको बहुत जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था वो दिए जाते थे, सीवियर पनिशमेंट दिए गए। Now we will talk about a balanced view of personality and work of Muhammad Tughlaq. Elphinstone has given a balanced view of Muhammad Tughlaq in these words: it is admitted on all hands that he was the most eloquent and accomplished prince of his age। जो एल्फिंस्टन है उसने अपने मोहम्मद तुगलक के बारे में एक बैलेंस व्यू दिए हैं। उसके वर्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो वो था मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपनी एज का बहुत शानदार राजा था, है ना, मोस्ट एलिगेंट एंड अकम्प्लिश प्रिंस था अपनी एज का। हिज लेटर्स बोथ इन द अरेबिक एंड पर्शियन वर एडमायर फॉर देयर एलिगेंस लॉन्ग आफ्टर ही हैड सीज टू रेन। और जो उसने लेटर लिखे हैं उसके दौरान, उसके रेन के दौरान, मतलब जब उसका राजा था वो लेटर्स लिखा करता था, जो अरेबिक और पर्शियन में लेटर्स लिखे गए हैं वो उसकी एलिगेंस के लिए बहुत ज़्यादा उनको एडमायर्ड किया जाता है। Yet on the whole, as if these splendid talents and accomplishments were given to him in vain, they were accompanied by a perversion of judgment which, after every allowance for the intoxication of absolute power, leaves us is no doubt whether
ही वॉज नो अफेक्टेड बाई सम डिग्री ऑफ इंसैनिटी। और यहाँ तक कि उसके अंदर इतना अच्छे अच्छे टैलेंट थे, स्प्लेंडेड टैलेंट थे जो, लेकिन वो क्या हुए, सारे बर्बाद हो गए, मतलब उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो भी जजमेंट दिए या जो भी उसने प्लानिंग की, जो उसने स्कीम्स बनाई, वो ज़्यादातर जो उसका पावर की इंटॉक्सिकेशन होती है, यानी कि उसे इतना नशा हो गया था अपनी पावर का, एब्सोल्यूट पावर का, कि उसने जो भी प्लानिंग की, जो डिसीजन दिए, वो एकदम अपनी पावर के नशे में दिए, यानी कि हाँ मैं ही मैं हूँ और मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो ऐसा ही होगा और कोई मुझे मना करने वाला नहीं है। तो जब ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, जब किसी की सलाह नहीं ली जाती, एडवाइस नहीं ली जाती है, तो क्या होता है आखिर में सारी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं। इसलिए वो वॉज नॉट अफेक्टेड बाई सम डिग्री ऑफ इंसैनिटी। और इसीलिए ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो जो थोड़ा क्या था, इंसैनिटी से थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ था। यानी कि एल्फिंस्टन तो वैसे भी उसको कहता है कि ही वॉज अ मैड किंग, वो जो था मतलब पागल था, इंसैन राजा था। तो इसीलिए मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी थी और बहुत ज़्यादा बुराइयाँ ये थी कि मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा प्राउडी था, एकदम से अगर किसी ने कोई मतलब गलती कर दी तो उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। और एकदम से जब डिसीजन लेने होते थे वो एकदम से डिसीजन ले लेता था, मतलब कोई प्लानिंग नहीं करता था। मतलब तुम इतना बड़ा स्टेट चला रहे हो, कोई भी इतना बड़ा स्टेट हम गवर्न कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी डिसीजन लेने से क्या होगा, पूरा जो है हमारा स्टेट है वो अफेक्ट होगा, उससे उसका अफेक्ट पूरे कंट्री पे होगा। तो इसलिए कोई भी डिसीजन इतने बड़े पब्लिक के लिए लिया जाता है, उसको पहले प्लानिंग की जाती है, उन पर सोच विचार डिस्कशन होते हैं, तभी तो उन चीज़ों से दूसरों का फ़ायदा होता है। अदरवाइज अगर तुम डिसीजन एक पर्सन ले रहा है पूरी इतनी सारी जनता के लिए, तो क्या होगा, उसका नतीजा वही होगा कि अगर प्लान फेल हो गया तो सभी उससे प्रभावित होंगे। तो ऐसे उसने काम किए। His whole life was spent in pursuing visionary scheme by means equally irrational and with a total disregard of the suffering which they occasioned to his subjects, and its results were more calamitous than those of any other Indian ruler। और इसके लिए उसकी जो पूरी लाइफ थी, उसकी जो विजनरी स्कीम थी, उनको परस्यू करते हुए गुजरी, और जिससे भी जितने भी उसके क्लैमिटस हुए, यानी कि उसके जितने भी दुष्प्रभाव हुए, तो उसको सारे जो उसके सब्जेक्ट्स थे, जो उसकी पब्लिक थी, जो उसके जनता थी, उनको सबको उन्हें भुगतना पड़ा, जो कि और जो दूसरे रूलर थे उनके अकॉर्डिंग बहुत, मतलब उनके तुलना में बहुत कम था। ठीक है, जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम था, जितना कि उसकी पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वॉज ही मैड? और कहते हैं कि वो मैड था। क्या वो मैड था या नहीं था? एल्फिंस्टन इज ऑफ द व्यू दैट मोहम्मद तुगलक सफर्ड फ्रॉम सम डिग्री ऑफ इंसैनिटी। जैसा कि एल्फिंस्टन ने कहा है कि जो मोहम्मद तुगलक है उसमें कुछ पागलपन था, उसके अंदर थोड़ा पागलपन था। दिस व्यू हैज़ बीन सपोर्टेड बाय हैवेल एंड एस.आर. शर्मा। हाउएवर हिस्टोरियन लाइक ब्राउन एंड ईश्वरी प्रसाद डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। और ये जो एल्फिंस्टन का जो व्यू है, जो उसका क्लेम है, वो एस.आर. शर्मा और हैवेल्स के द्वारा भी उसको सपोर्ट किया गया है, लेकिन जो दूसरे हिस्टोरियन हैं लाइक ब्राउन एंड ईश्वरी प्रसाद, वे इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ब्राउन हैड ऑब्जर्व दैट ही वॉज मैड इज अ व्यू ऑफ विच कंटेम्पररीज give no hint that he was a visionary, which many sides practical and vigorous character forbid us to believe. To call him a despot may be true, but not other form of government was conceivable in the middle age। और ब्राउन जो है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है that he was mad is a view of which contemporary गिव नो हिंट, यानी कि जो लोग कहते हैं कि वो पागल था, वो उसका कोई भी हिंट नहीं देते हैं। दैट ही वॉज अ विजनरी, और इसका भी कोई हिंट नहीं मिलता कि वो एक सिर्फ विजनरी था, मतलब खाली ख्वाब ही देखता था, मतलब एक काल्पनिक जीवन जीता था और काल्पनिक प्लानिंग करता था। और जो उसकी बहुत सारी साइड्स थी वो प्रैक्टिकल थी, है ना, हिज मैनी साइड्स प्रैक्टिकल्स। उसने बहुत सारी जो खाली मतलब विजन नहीं किया उन प्लानिंग का, बल्कि उनको प्रैक्टिकल भी बनाया। एंड बिगेस्ट कैरेक्टर फॉरवर्ड अस टू बिलीव, और उसका जो कैरेक्टर था वो हमें ऐसा सोचने से रोक देता है ना। टू कॉल हिम अ डेस्पोट,
उसे एक डेस्पोट रूलर के नहीं कह सकते हम। और जो जिस समय वो राजा था उस टाइम मिडल एज में एक तानाशाही राजा बन सकता था, है ना। जैसा कि हमने अलाउद्दीन देखते हैं, बल्लवन का एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी तो एक तानाशाह राजा थे, है ना, वो भी तो ऑटोक्रेटिक राजा थे। तो ऐसे ही वो भी एक ऑटोक्रेटिक था, वो भी सब लोग अपना निर्णय लेते थे। तो likewise Dr. Ishwari Prasad has stated Muhammad Tughlaq was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the middle age। और जैसे कि ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, जो मोहम्मद तुगलक था इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो पूरे जितने भी मिडल एज के राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा एवलेस्ट मैन था, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति था। ठीक है, जितने भी मिडिल एज में राजा हुए हैं सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति था, जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन, विच सूफी सेंट mausoleum was built by Muhammad Tughlaq? You can answer in comment box. Now we will talk about his expeditions. Firstly, we will talk about his South Indian campaign in 1328. Muhammad Tughlaq annexed the last Hindu king of Kampilya, King Kampilya Dev। मोहम्मद तुगलक ने जो लास्ट हिंदू किंग था काम्पिल्य का, उसको एनेक्स कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया, जहाँ का किंग जो था, किंग का नाम काम्पिल्य देव था। ही सेंट हिज फ्रेंड ज़्यादा ख्वाजा ए जहान टू एनेक्स काम्पिल्य, और उसने काम्पिल्य को एनेक्स करने के लिए अपने फ्रेंड ज़्यादा ख्वाजा को भेजा। ही सेंट गुरशप टू होयसला किंग बीरबल्लाल, और उसने होयसल किंग बीरबल्लाल को एनेक्स करने के लिए अपने गुरसफ्स को भेजा। ही एक्वायर्ड कोंधाना सिंगर फ्रॉम नागनायक, और उसने नागनायक से कोंधाना या फिर जिसको सिंगड़ बोलते हैं उसको एक्वायर कर लिया। ही प्रेज नागनायक एज एंड गिफ्टेड हिम अ कवा एंड कुल्हा, और उसने नागनायक को जब उसने समर्पण कर दिया तो उसके लिए उसकी प्रेज की, उसको प्रशंसा की, और उसके बाद उसको कवा और कुल्हा गिफ्ट में दिया। कवा एक क्लॉथ होता था और जो कुल्हा है वो एक टोपी होती थी, कैप होती थी, उनको दिया, उसने नागनायक को गिफ्ट किया। एंड नाउ मंगोल इन्वेजन इन 1328 to 29, अलाउद्दीन तमाशिरीन invaded. This was the first and last foreign invasion which Muhammad Tughlaq faced during his reign। और अलाउद्दीन तमाशिरीन इन 1328 and 1329 में इन्वेड किया, और ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का सबसे पहला और लास्ट इन्वेजन था किसी विदेशी के द्वारा जो किया गया था। अकॉर्डिंग टू इसामी, मोहम्मद तुगलक सेंट यूसुफ बुगरा हु डिफीटेड द मंगोल्स, और इसामी कहता है कि मोहम्मद तुगलक ने यूसुफ बुगरा को भेजा जिसने मंगोल्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया। और अकॉर्डिंग टू फिरिस्ता, मोहम्मद तुगलक मेड अ सेटलमेंट बाय गिविंग 5000 दिनार टू मंगोल इन्वेडर। और जो फरिश्ता है वो कहता है कि मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स को 5000 दिनार दे दी और उनसे सेटलमेंट कर लिया। और वर्नी डिड नॉट गिव एनी अकाउंट ऑफ दिस इन्वेजन, और जो वर्नी है वो इस बारे में कोई भी अकाउंट नहीं देता। नाउ विल टॉक अबाउट हिज खुरासान एंड इराक एक्सपीडिशंस प्लान 1329। हाउएवर एट द टाइम ऑफ तुगलक बोथ ऑफ द डायनेस्टी वर ऑन द डाउनफॉल विद कंडीशन इन ट्रांसओक्शियाना अनस्टेबल आफ्टर द डेथ ऑफ तमाशिरीन। और जब तुगलक का समय चल रहा था उस समय जो तमाशिरीन था उसकी डेथ हो गई थी, और जो ट्रांसओक्शियाना की, इराक की और खुरासान की जो भी कंडीशन थी उस टाइम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, और दोनों जो डायनेस्टी थी वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ आ रही थी, मतलब उनका पतन हो रहा था। ही वॉज एम्बिशियस एंड एनेक्सिंग दीज किंगडम्स, और वो इन किंगडम को एनेक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। ही इन्वाइटेड नोबल्स एंड लीडर्स फ्रॉम दीज रीजन एंड गेव देम ग्रांट, और उसने उस रीजन्स के जो 2 नोबल्स थे उनको इन्वाइट किया और उनको ग्रांट्स दिया। पार्टली विद देयर हेल्प एंड पार्टली फ्रॉम दिस किंगडम तुगलक रेज्ड एन आर्मी ऑफ पॉसिबली 3,70,000 सोल्जर्स इन 1329। और उन जो टेरिटरी थी, ये सारी किंगडम थी दोनों, उन पर हमला करने के लिए उसने एक नई आर्मी बनाई जिसमें लगभग 3,70,000 सोल्जर्स थे, जिसको उसने 1329 में फॉर्म किया। बर्नी हैज़ रिटन दैट तुगलक टुक नो स्टेप टू चेक द एबिलिटी ऑफ द सोल्जर्स और द ब्रांड ऑफ द हॉर्सेज। और बर्नी ने लिखा है कि जब तुगलक ने यह आर्मी बनाई
फॉर्म की, तो उसने ना तो जो सोल्जर्स थे उनकी कोई एबिलिटी चेक की और ना ही जो होस्ट थे उनके कोई ब्रांड पे ध्यान दिया। ठीक है, जो भी थे सब भर लिए उसने। जब 3,70,000 उसे चाहिए थे सोल्जर, तो उसने जो भी आए सबको अपनी आर्मी में क्या कहते हैं रिक्रूट कर लिया। दे वर पेड इन 1 ईयर एडवांस, और उनको 1 साल का पहले ही पेड दे दिए गए, सैलरी दे दी गई। एंड आफ्टर बीइंग केप्ट इडले फॉर 1 ईयर तुगलक फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देम, और जब उसके बाद उसको 1 साल के बाद उसको उन सबको पे देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगी। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू डिस्पर्स एंड डिसॉल्व द सोल्जर्स इन 1329, और इसीलिए उसके बाद उसने आर्मी को, उस सेना को ख़त्म कर दिया और सोल्जर्स को हटा दिया। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया सबको, क्योंकि इतनी सारी सेना रखनी थी। उसने क्या किया था, जो उसने प्लानिंग की थी इस पे आक्रमण करने की, खुरासान पे और इराक पे। ठीक है, उस समय वहाँ के जो राजा थे मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, और उसने सोचा कि मैं वहाँ पे मतलब अपना एक्सपेडिशन करूँगा और उससे क्या होगा, मेरा वहाँ पे राज हो जाएगा, बढ़ जाएगी, सारा मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे अपना आर्मी बनाई एक बड़ी सी, जिसमें 3,70,000 सेना थी। सब इकट्ठा किए उनको, और वहाँ पे आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा था। उनको पहले से ही सारे सैनिक थे, उनको 1 साल का पहले ही वेतन दे दिया गया। लेकिन जब तक उसने पूरी सेना उना बना के तैयार की, उस टाइम तक क्या था, जो एशिया का था, मिडिल एशिया की जो सिचुएशन थी वो सब चेंज हो चुकी थी, और वहाँ पे राजा चेंज हो चुके थे। और उसलिए वहाँ पे जो एक राजा था, जो वहाँ के उसने लीडर्स बुलाए थे, उन लोगों ने उसका साथ देने से मना कर दिया। और तो उसकी जो सेना थी, अब क्या करता वो, उसकी प्लानिंग वो धरी की धरी रह गई। सारी जो सिचुएशन थी चेंज हो गई, वहाँ पे पावर बढ़ गई। जो ईरान और खुरासान के, इराक के जो राजा थे, वहाँ पे पावरफुल राजा आ गए। वहाँ से हटके जो पहले वाले कमज़ोर राजा थे उनको हटा दिया गया, तो वहाँ की पावर बढ़ गई। तो अब ये वहाँ पे एक्सपेडिशन नहीं कर सकता था, वहाँ पे कोई भी इन्वेजन नहीं कर सकता था, अटैक नहीं कर सकता था। तो इसको क्या, अब क्या करना पड़ा, अपने तो सारा वेतन भी सबको पहले ही सैलरी दे दी थी पूरे सैनिकों को, अब ये सारा पैसा इसका बर्बाद हो गया। तो उसके बाद क्या उसने, जो थोड़ी सेना थी आधी को तो कराचल में भेज दिया कि तुम जाओ, आधी सेना को लेके उसने भेज दिया कि तुम जाओ कराचल में अपना एक्सपेडिशन करो, और आधी जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया और उसके सैनिकों को हटा दिया। तो ये जो सारी प्लानिंग थी उसकी धरी की धरी रह गई, बेकार हो गई। इससे जो हुआ, उसकी ट्रेजरी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उसका बहुत सारा धन बर्बाद हो गया इस चक्कर में। और नाउ कराची एक्सपेडिशन 1337। इन 1337 मोहम्मद बिन तुगलक लेड द कराची एक्सपेडिशन टू द कुल्लू कांगड़ा रीजन ऑफ मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। और 1337 में मोहम्मद ने कराची का जो एक्सपेडिशन था कुल्लू कांगड़ा का, उसको लेड किया, जो कि अभी प्रेजेंट मॉडर्न डे में हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया में। हिस्टोरियंस लाइक बदाऊनी एंड फिरिस्ता रोड दैट तुगलक ओरिजिनली वांटेड टू क्रॉस द हिमालय एंड इन्वेडेड चाइना। और जो हिस्टोरियन है लाइक बदाऊनी है और जो फिरिस्ता है, वो ये कहते हैं कि जो उसने तुगलक ने हिमालय पे इसलिए इन्वेड किया क्योंकि वो चाइना को इन्वेड करना चाहता था। हाउएवर ही फेस्ड लोकल रेजिस्टेंस इन हिमाचल। और जब वो हिमाचल पहुंचा तो वहाँ पर जो लोकल्स लोग थे, जो हिमाचल है वो जो है पहाड़ों में है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में है, और जो ये थे ये प्लेन्स के थे। तो इसकी जब सेना गई, जैसे पासेस होते हैं जो बड़ी बड़ी हिल्स के बीच में पासेस होते हैं, वहाँ से जाके निकलना पड़ता है जो आर्मी को। तो जब इसकी आर्मी बीच में से निकलती थी तो क्या हुआ, वहाँ के जो पहाड़ी वाले लोग थे, हिल्स एरिया के लोग थे, वहाँ के सैनिक ऊपर से खूब इन पे मतलब आक्रमण करते थे, अटैक किया करते थे। तो इससे इसकी जो सेना थी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत सारे लोग इसके मारे गए। पृथ्वी चंद सेकेंड ऑफ द हिंदू Katoch kingdom of Kangra defeated the army of मोहम्मद बिन तुगलक which was not able to fight in hills। और इसलिए जो पृथ्वी चंद सेकंड वहाँ का हिंदू राजा था कांगड़ा किंगडम का, उसने मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी उसको हरा दिया, क्योंकि वो हिल्स में फाइट करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि ये तो नीचे थे। अब कोई ऊपर है, ऊपर से नीचे मतलब प्रहार करेगा तो वो ज़्यादा सेफ है ना, ऊपर वाला तो नीचे वाले को थोड़ा ना पता है कहाँ से आ रहे हैं ऊपर से। अगर कोई पत्थर फेंक रहा है या तीर हैं या तुम्हारे भाले हैं, कुछ भी है, सॉर्ड हैं, उनसे जो भी कर रहा है प्रहार, तो वो तो ऊपर से फेंक देंगे, नीचे वालों को तो पता ही नहीं चल पाएगा। नियरली ऑल हिज 10,000 सोल्जर्स पेरिस्ड एंड वर फोर्स टू रिट्रीट। और लगभग उसके 10,000 उसमें सोल्जर्स जो थे वो मारे गए, और जो बाकी थे वो वापस आने पर मजबूर हो गए।
And this is a question, according to whom Muhammad Tughlaq sent Yusuf Bugra who defeated the Mongols? You can answer in comment box. Now we will talk about his death and ensuing collapse of the empire, कि कैसे उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसका जो पूरा एम्पायर था उसको कैसे कोलैप्स हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। जो मोहम्मद तुगलक था वो 1351 में उसकी डेथ हो गई ऑन हिज वे टू थट्टा सिंध वाइल ही वॉज कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट थागी अ टर्किश स्लेव ट्राइब। जब वो 1351 में एक टर्किश स्लेव ट्राइब्स के अगेंस्ट थत्ता में कैंपेन में जा रहा था सिंध की तरफ, तो उससे वापस आते हुए उसकी 1351 में डेथ हो गई। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट द सल्तनत ऑन दिल्ली कोलैप्स्ड बाय टू फोल्ड रेजिस्टेंस। वन वॉज फ्रॉम राजपूत लेड बाय हमीर सिंह ऑफ मेवाड़ एंड द अदर फ्रॉम हरिहरा एंड बुक्का ऑफ साउथ इंडिया। और इसके बाद जो उसका एम्पायर था वो दो भाग में बट गया। जो एक था जो दिल्ली कोलैप्स था, टू फॉल्ड्स में उसका रेजिस्टेंस हुआ, मतलब उसका विरोध हुआ। जो वन पार्ट था उसको लेड कर रहे थे राजपूत राजा हमीर सिंह जो मेवाड़ के थे, और जो दूसरा था उसको हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे वो साउथ इंडिया के थे, वो उसको लेड कर रहे थे। ठीक है, दो जगह से अपोजिशन हुआ, उसका रेजिस्टेंस हुआ। वाइल राणा हमीर सिंह liberated the strategy Rajputas following the victory in the Battle of Singholi in 1336, Harihara and Bukka established a new empire called Vijayanagara Empire by initially defeating and later ending the Madurai Sultanate that was ruling a major part of South India on behalf of Delhi Sultanate, thereby reviving the prosperity of Sangam era in South India. While जो राजा हमीर सिंह था उन्होंने अपना जो बैटल हुआ उनका सिंगोली का बैटल ऑफ सिंगोली हुआ इन 1336 में, उसके बाद अपने आप को वो जीत गया और उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। और जो हरिहर बुक्का थे उन्होंने भी 1336 में एक नया एम्पायर जिसको विजयनगर एम्पायर कहा जाता था उसको इस्टेब्लिश किया और डिफीटिंग द एंड लेटर एंडिंग द मदुरई सल्तनत। और उसके बाद उन्होंने जो मदुरई की सल्तनत थी उसको भी एंड कर दिया। और जो मदुरई सल्तनत थी वो साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो उसके अंडर में आता था। और इसी तरह जो संगम इरा है उसकी प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है। सेवरल अदर साउथ इंडियन रूरल लाइक मुंसूरी, कापानीडू एक्सेट्रा ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ द टर्किश सल्तनत ऑफ दिल्ली। और बहुत सारे जो साउथ के और दूसरे रूलर थे, साउथ इंडियन रूलर थे लाइक मुंसूरी, कापानीडू और दूसरे, उन्होंने भी जो टर्किश सल्तनत थी दिल्ली की उसकी डाउनफॉल में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूट किया। टू एड टू तुगलक्स वॉज हिज ओन जनरल्स रेबेल्ड अगेंस्ट हिम। और जो तुगलक के जो जनरल थे उन्होंने भी उसके अगेंस्ट रिवेल्ट कर दिया। वन ऑफ हिज जनरल वुड गो ऑन द फॉर्म ऑफ बहमनी किंगडम इन डेक्कन। और उसका एक जनरल था, उसके एक जनरलों में से एक जनरल था, उसने बहमनी किंगडम को डेक्कन में स्टैब्लिश किया। दो सुल्तान डायनेस्टी दैट अरोज आफ्टर तुगलक campaigned outside Delhi or ruled northern India, stretching into modern day Pakistan and Afghanistan. This is how his empire collapsed. और इसी प्रकार जो सुल्तान डायनेस्टी थी दैट अरोज आफ्टर तुगलक, जो तुगलक के बाद दूसरी डायनेस्टी जो थी सल्तनत की वो अरोज हुई, उन्होंने जो कैंपेन किए वो दिल्ली के बाहर जो नॉर्दर्न इंडिया के जो एरिया थे जो मॉडर्न में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उनको अपने अंडर मिलाने के लिए कैंपेन किए। और इसी प्रकार जो कोलैप्स था एम्पायर का, उसके एम्पायर को कोलैप्स हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, इस मतलब मोहम्मद तुगलक के बाद जितने भी राजा उजा आए सल्तनत के, उन्होंने ज़्यादातर मोस्टली क्या किया, नॉर्थ इंडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और साउथ इंडिया को छोड़ दिया। साउथ इंडिया जो था दिल्ली सल्तनत के अंडर में कब से शुरू हुआ था, मोस्टली अलाउद्दीन के टाइम से अंडर में आया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके टाइम वो सब जो स्टेट थे साउथ इंडिया के सारे आज़ाद हो गए थे, खुद फ्री हो गए, सब ने अपनी अपनी अलग अलग जो सत्ता थी वो स्थापित कर ली थी। And this is the question, what did the state about Mongols invasion? You can answer in the comment box. And that's for all today. If you like the content and this video, you can subscribe the channel